नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान टारगेट फॉर IQ की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी लोगों का बिहार PCSJ का प्री पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करें। टारगेट फॉर IQ की यही दुआएं हैं, यही प्रार्थनाएं हैं कि आप सभी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और मेंस को क्वालिफाई करें और अपना रिजल्ट लेकर आएँ, जॉब लेकर जाएँ। आप लोगों के मेंस में साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मेंस में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये देखा गया कि उनका साइंस का पोर्शन थोड़ा कमज़ोर होता है। उसके पीछे वजह यह है कि साइंस का बैकग्राउंड ना होना, और दूसरी वजह होती है कि स्कूल लाइफ में जो हम साइंस पढ़ते हैं बड़ा ही रट्टा मार कर पढ़ते हैं कि अधिक से अधिक नंबर आ जाए। हम समझते नहीं हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझते हैं। नंबर आ जाते हैं लेकिन समय के साथ वो साइंस हम भूल जाते हैं। जैसे 10वीं 12वीं में जो हमने साइंस पढ़ा है, 10th 11th में पढ़ा है जो साइंस हमने, 12th में जो पढ़ा है, वो सब धीरे धीरे हमारी कहते हैं ना, हमारी स्मृति से विलुप्त हो जाती है। स्मृति लोप हो जाता है एक तरह से समझिए, क्योंकि हमने रट्टा मारने के चक्कर में सब पढ़ा था। इंटर के बाद BA किया, LLB किया, LLM किया, तो 7-8 साल का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से साइंस हमारे दिमाग में रह नहीं जाती है। कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से इंटर में पढ़ा नहीं था, हाई स्कूल में पढ़ा नहीं था, हम तो नंबर की दौड़ में शामिल थे। लेकिन बिहार PCS में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड उसका हमेशा 10वीं के ही लेवल का रहता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उस कॉन्सेप्ट का हम कैसे व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। लास्ट ईयर जो 2021 में मेंस हुआ था, उसमें जो साइंस का पोर्शन था, साइंस का जो पेपर था BPSC J31, उसमें जो साइंस का पेपर था उसी को हम आज सॉल्व करेंगे और हम पाएंगे कि ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो हमारे दैनिक लाइफ में रोज़ जिनको हम देखते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं, उसके बारे में ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम उसको अच्छे से किसी को समझा नहीं पाते हैं। तो बेसिक चीज़ वही है साइंस में कि हम वो सारी चीज़ें जानते हैं, बस हमें उसे समझाना है। जैसे हमारे घरों में साबुन पड़ा है, साबुन क्या है यह हमको समझाना है। हमारे घरों में मोबाइल पड़ा है, मोबाइल क्या है, कंप्यूटर क्या है, कैमरा क्या है, हीटर क्या है, बल्ब क्या है, घड़ी क्या है, ये बेसिक चीज़ें, रेफ्रिजरेटर क्या है, AC क्या है, दुनिया भर की गैस, LPG सिलेंडर क्या है, सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन हम दूसरे को समझा नहीं सकते यह क्या है। इमेजिन करिए कि आपका कोई छोटा भाई हो जो 4th-5वीं क्लास में पढ़ता हो, या आपका कोई भतीजा हो, भांजी हो जो अभी 2री-3रे क्लास में हो। बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। अगर वह पूछे कि भैया मोबाइल कैसे काम करता है, चाचा या मामा ये मोबाइल कैसे काम करता है, तो आप उसको नहीं समझा पाएंगे कैसे काम कर रहा है। और बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको उसी छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना है। अपने इर्द गिर्द कमरे में बैठिए, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वह सब आपका BPSC का क्वेश्चन हो सकता है। आपके स्टडी टेबल पे बैठिए, पेपर को देख रहे हैं, पेपर क्या है, अच्छा कॉपी किससे बनी है, कागज़ से बनी है, कागज़ क्या है, सेलुलोज से है, सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब सेलुलोज के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा पुरानी किताब में हल्का सा मतलब ब्राउननेस क्यों आ जाता है, डार्कनेस क्यों आ जाता है, नई किताब के पेपर ज़्यादा अच्छे, स्मूथ और चमकदार क्यों होते हैं। तो पुराना पेपर पड़ा है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो गया सेलुलोज, जिसकी वजह से उस पर थोड़ा सा डार्कनेस आ गया, ब्राउननेस आ गया। ये बड़े सहज सरल क्वेश्चन है जो आपके BPSC में पूछे जाते हैं। आप अपने घर में बैठिए, अच्छा कांच का ग्लास है, मेरा चश्मा है, इसमें ग्लास है, ग्लास क्या होता है, कितने तरह का होता है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में रोज अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस से बस आपसे यही पूछा जाएगा, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी पूछ लेगा कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में भी बड़े सरल तरीके से आप समझा सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप जानते ना हो या आप उससे परिचित ना हो। तो हम आज यहाँ पर ट्राई करेंगे कि बिहार PCSJ के 31 में जो पेपर था बिहार PCSJ में जो साइंस का, उसी को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन पूछ रहा था डिफाइन करिए, डिफिनीशन दीजिए, किन चीज़ों के बारे में डिफाइन करिए। पहला पूछा था हमसे मिनरल क्या होता है, मिनरल्स, ये बहुत ही सुना होगा आप लोगों ने। मिनरल वाटर की बोतल ले लो, ये क्या था भैया, मिनरल वाटर की बोतल क्या है। मिनरल वाटर का मतलब क्या है,
अब यहाँ पे वाटर भी 2-3 तरह के आपके पास आ जाएंगे। एक भारी जल हो जाएगा, एक डिस्टल वाटर हो जाएगा, एक बारिश का जल हो जाएगा, एक जो है मिनरल वाटर है। यह मिनरल वाटर क्या है? तो मिनरल वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें पानी के अंदर कुछ जरूरी मिनरल्स घुले होते हैं। ये मिनरल्स क्या होते हैं? कुछ खास तरह के एलिमेंट्स होते हैं। कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट जो होते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं। जनरली मिनरल्स जो होते हैं क्या होते हैं? मिनरल्स जो होते हैं जनरली जो हम माइन करके, यहाँ से आप अंग्रेजी का टर्म देख लीजिए, माइन करना। माइन करने का मतलब क्या होता है? मिट्टी की क्रस्ट को, परतों को खोदकर, तोड़कर, पहाड़ चट्टानों को तोड़कर निकालना, वहां से जो भी कुछ निकलेगा सब मिनरल है। तो हम कह सकते हैं कि मिनरल क्या होता है? मिनरल हमें कहाँ मिल सकता है? मिनरल इज द कंपोजिशन ऑफ सम पर्टिकुलर एलिमेंट्स, सम पर्टिकुलर कंपाउंड्स, सम पर्टिकुलर मिक्सचर्स विच कैन बी फाउंड फ्रॉम रॉक, डेजर्ट, बालुओं में से, बालू में भी मिनरल्स होते हैं, इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, धरती की परतों के बीच में भी मिनरल्स होते हैं, वहाँ से हम इनको पाते हैं। और ये मिनरल्स बनते कैसे हैं? मिनरल्स कैसे बनते हैं? एक लंबी, बहुत ही लॉन्ग टर्म जो होती है, लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। जियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब, जियोलॉजिकल की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भौगोलिक क्रिया, यानी धरती के ऊपर होने वाले दाब, टेम्परेचर और दूसरी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप एक लंबी प्रक्रिया जो होती है, लाखों साल तक, हजारों साल तक चलती है, जिसकी वजह से यह मिनरल्स बने हैं। तो मिनरल्स मतलब हो गया कि मिनरल्स चट्टानों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, मिनरल्स खदानों से प्राप्त किए जा सकते हैं, मिनरल्स धरती की परत के बीच में भी पाए जाते हैं। ये डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं, और ये जमा होने में एक लंबा जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके फलस्वरूप ये जमा होते हैं। तो ये क्या होता है? मिनरल्स डिपॉजिट्स in the earth crust due to a long term geological process. Minerals are the composition of various element, various mixture and compounds, and it's very very useful कैसे होता है मिनरल की अगर हम बात करते हैं कि मिनरल कैसे यूजफुल होता है, जैसे इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हो गया मिनरल्स। मिनरल से हम कैसे, मेटल मिलता है हमको, मिनरल से ही मेटल मिलता है। अब देखिए मिनरल्स के अलावा एक क्वेश्चन आपका और आ जाएगा, और क्या होता है? और मिनरल्स में डिफरेंस क्या होता है? मिनरल्स तो ऐसे कॉमन हो गया, लेकिन और जो होता है किसी पर्टिकुलर मेटल या पर्टिकुलर कंपाउंड या पर्टिकुलर कंपाउंड या पर्टिकुलर मेटल या पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है। ऐसा मिनरल जो जिसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो, उसे प्राप्त करना इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी कम कॉस्ट में अगर मिनरल को प्रोसेस करके हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसा मिनरल और या अयस्क हो जाता है। तो मिनरल के बारे में बस इतना समझ लीजिए, इंडस्ट्रीज में होता है, मेटल प्राप्त करने के लिए होता है। दुनिया भर का जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल हम कह सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इसी से मिलता है। जैसे हमारे घरों में जो सीमेंट बनाई जाती है चूना पत्थर से बनता है, चूना पत्थर भी एक तरह का मिनरल है। जैसे जो बालू होता है, रेत होती है, वह भी एक तरह का मिनरल है। जैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ मिनरल जो होते हैं हमारे खान पान में भी यूज होते हैं, जैसे पानी में घुले हुए मिनरल्स, जिस मिनरल वाटर की हमने अभी बात किया। तो मिनरल में आप चाहें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, बस ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। माइन शब्द को पकड़ लेंगे, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, आप बड़े इजीली समझा लेंगे मिनरल क्या होता है। यह बीपीएससी जो 31 वाला था उसके मेंस में साइंस का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, हमारे आपके घरों में होता है डिटर्जेंट होता है, ये ऊपर कैसे जाता है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है डिटर्जेंट आप लोगों ने देखा होगा, डिटर्जेंट और सोप का इस्तेमाल हमेशा सॉफ्ट पानी में होता है, लेकिन क्या हो अगर पानी हार्ड हो, तो हार्ड पानी की खासियत होती है वो सोप के साथ झाग नहीं बनाता है, कपड़ों को अच्छे से साफ नहीं करता है, तो वहाँ पे हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं?
डिटर्जेंट एक लंबी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी एक लंबी सीरीज होती है। उस सीरीज के साथ अमोनियम एवं सल्फोनेट और अमोनियम के जो होते हैं सॉल्ट जो होते जुड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिटर्जेंट आर द वेरी लॉन्ग सीरीज ऑफ द सॉल्ट ऑफ ammonium and sulfonate which is attached with the very long series of carboxylic acid। तो ठीक है, तो बस इतना ही है। डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट जो होते हैं, डिटर्जेंट एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। बस इतना ही है, यही डिफिनीशन है। एक बड़ी लंबी श्रृंखला वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट जो होते हैं मिले होते हैं, यही जो होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट सॉल्ट जो होते हैं वही डिटर्जेंट होते हैं। और यह कारगर होता है, कठोर जल में भी काम करेगा, कठोर जल में भी सफाई करेगा, कपड़ों की झाग उत्पन्न करेगा। अब झाग का क्या रोल है, इसके बारे में आप पढ़े होंगे कि जब इस तरह की चीज़ें पानी में मिला दी जाती हैं तो पानी का जो है सरफेस टेंशन घट जाता है। सरफेस टेंशन घटने की वजह से पानी ज़्यादा फैलेगा, और ज़्यादा फैलेगा तो कपड़ों के रेशों तक जाएगा। और जब ऐसा पानी जिसके अंदर डिटर्जेंट घुला है उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा तो पानी जो है कपड़ों के रेशों तक पहुंचेगा, और जब पानी कपड़ों के रेशों के अंदर जाएगा तो ये डिटर्जेंट जो होते हैं मैल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो गंदगी होती है, उसको अपने साथ घोल लेते हैं। और जब हम उसे निचोड़ते हैं तो सारा का सारा कचरा भी कपड़े से बाहर आ जाता है। इस तरह कपड़े साफ हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, कठोर जल में जहाँ पे झाग नहीं उत्पन्न होता है साबुन से, वहाँ पे झाग उत्पन्न कर देता है, जिससे कठोर जल जो हार्ड वाटर होता है वहाँ पे भी सफाई हो सकती है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कपड़ों को साफ करने के लिए, और शैम्पू बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शैम्पू बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, डिटर्जेंट का। तो डिटर्जेंट हो गया आपका यहाँ तक। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वह क्या है, वह है जो है, इसको हम बोलते हैं ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर। ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर, ये मैंने पेपर का प्रिंट आउट ले लिया है। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर ये क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वह मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद किसी वस्तु में आग लग जाती है, यानी कि वो बर्न होने लगता है, इग्नाइट होने लगता है। तो इग्निशन टेम्परेचर रेफर्स टू द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी फ्यूल, एनी ऑब्जेक्ट कैन इग्नाइट और बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप जो होता है वह ताप होता है, वह मिनिमम ताप होता है, वह निम्नतम ताप होता है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कोई ईंधन हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने लगती है, और उसके लगातार जलते रहने के लिए यह ताप बनाए रखना जरूरी होता है। अगर इस ताप से कम ताप पे ले जाएंगे तो वह बुझ जाएगा। यानी कि जैसे कोई लकड़ी जल रही हो, उसके ऊपर पानी डाल दें, वह बुझ गया। इसका यह मतलब है कि लकड़ी को जलने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप था, उससे लो ताप पे हमने लकड़ी को कर दिया, नतीजा क्या हुआ, बुझ गई आग।
तो आग को बुझाने के लिए आप वस्तु के लिए जो जरूरी इग्निशन टेम्परेचर है, ज्वलन ताप है, उसके लो टेम्परेचर पे उसको ले जाना पड़ेगा या फिर ऑक्सीजन को वहां से हटाना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट में आप उसे रख देंगे तो वह बुझ जाएगा। यानी ऑक्सीजन को अब्सेंट कर दीजिए या फिर वस्तु का जो टेम्परेचर है उसको आप इग्निशन टेम्परेचर से नीचे कर दीजिए, दोनों कंडीशन में आग बुझ जाएगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक होता है आपका, हाँ, इग्निशन टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो होता है हाइड्रोजन गैस, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। एलपीजी हो गया, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, जरा सा स्पार्किंग हुई नहीं, एलपीजी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तुरंत आग पकड़ लेगा। लकड़ी हो गई, लकड़ी जो होती है इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। खुदा न खास्ता है अगर बारिश के बाद भीगी हुई लकड़ी है तो उसके लिए तो और ज़्यादा उसे गर्म करना पड़ेगा, तब उसमें आग लगेगी। तो देखिए ये अलग अलग ईंधन है, इग्निशन टेम्परेचर हाइड्रोजन का, एलपीजी का कितना कम है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो एलपीजी सिलेंडर को ले जाने वाले ट्रक होते हैं, क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स के यहाँ से आ गया कि हाइड्रोजन गैस को ले जाने वाला जो ट्रक होता है, जैसे यह कोई ट्रक है जो इसके पीछे जो सिलेंडर लगा है, ये ट्रक है, इसके पीछे जो सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रक आलीशान बना देते हैं। इसके ये जो ट्रक है, यह हाइड्रोजन गैस ले जा रहा है। इस ट्रक के नीचे आप देखेंगे कि पतली पतली जंजीरें लगी होती हैं जो जमीन को बराबर टच करती रहती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब ट्रक चलेगा तो हवाओं से टकराएगा तो ट्रक के ऊपर चार्ज आ जाएंगे, आवेश आ जाएंगे, फिजिक्स की भाषा में आवेश या चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे और उनसे कभी भी स्पार्किंग हो सकती है। अगर वह स्पार्किंग हो गई और कहीं से भी हल्का सा भी हाइड्रोजन या एलपीजी लीकेज हो रहा है, तुरंत का तुरंत ये पूरा का पूरा ट्रक पे जो सिलेंडर लोड है वह फट जाएगा। इसी वजह से इसके नीचे जो है पतली पतली जंजीरें लगा दी जाती हैं जो जमीन को बराबर टच करती रहती हैं। आपको पता है कि धरती का जो विभवांतर होता है वो अनंत होता है, कितना भी करंट आप उसे दे दें, कितना भी वोल्टेज दे दें, सब वह न्यूट्रलाइज कर देती है। इसी वजह से जो ये जंजीरें ट्रक के पीछे लगी होती हैं वो जमीन को टच करती हैं। इसमें हाइड्रोजन ईंधन है, फ्यूल है, एलपीजी है। जैसे ये इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, इस जंजीर के जरिए, लोहे की जंजीर से वह जमीन में चले जाएंगे। ट्रक के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पे जो है स्पार्किंग होने का खतरा ही नहीं होगा। इसी वजह से ऐसा किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से ऐसा किया जाता है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, यह पूछा गया है। तो जो हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी डिटर्जेंट पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है अभी कौन सा टॉपिक पहला था, हमने पहला टॉपिक पढ़ा था क्या था पहला, एक मिनट, पहला क्वेश्चन जो था वह मिनरल था, मिनरल कर लिया, डिटर्जेंट कर लिया और अब हो गया हमारा ज्वलन ताप क्या होता है, ज्वलन ताप भी हो गया। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस जो होते हैं बड़े ही विशेष तरह के, अलग टाइप के कह सकते हैं, या बुरी नीयत से बनाए गए कुछ खास तरह के कोड या प्रोग्राम होते हैं। तो कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है, कंप्यूटर वायरस का बस इतना ही मतलब समझिए कि कंप्यूटर वायरस जो होता है एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है, मैलिशियस प्रोग्राम या कोड होता है जो कनेक्टेड सारे कंप्यूटर में जा सकता है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा सकता है, बड़े इजीली जा सकता है अगर वह कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो, चाहे वायर से कनेक्ट हो, चाहे इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हो। यानी कि कंप्यूटर वायरस क्या है, एक जो है यह मैलिशियस है, मैलिशियस प्रोग्राम है या कोड है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है और कंप्यूटरों के अंदर रखे गए डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, उन्हें जो है उन्हें वह चुरा भी सकता है, यानी कॉपी भी करके अपने सोर्स को भेज सकता है। जिस हिसाब से इस कोड को बनाया गया होगा उस हिसाब से यह काम करेगा। यानी कि यह क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर के डेटा को करप्ट कर सकता है, यानी कि खराब कर सकता है, डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, डेटा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकता है। यानी कंप्यूटर में जो ऑपरेशन चल रहे हैं उन ऑपरेशन को खराब कर सकता है, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है,
डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे ऑपरेशन चल रहा था कि ये काम करना है, मतलब मान लो कहीं किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें एक आ गया कि ये कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग हो गई कि इतने बज के इतने मिनट पे इस वाली गैस को चैम्बर में डाल देना है, और यह कंप्यूटर में वायरस आ गया, उसने ये ना किया, उस गैस को उठा के किसी तीसरे चैम्बर में भेज दिया। ऐसे हैकर लोग ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी सर्विसेज को प्रभावित किया जा सकता है। टेलीकम्युनिकेशन को वायरस के जरिए जो हैकर होते हैं, जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं, ये क्या कर सकता है, ई कॉमर्स, बैंकिंग, इन सब के ऑपरेशन को, ये ऑपरेशन मतलब जैसे ई कॉमर्स का ऑपरेशन हो गया, बैंकिंग का ऑपरेशन हो गया, इंडस्ट्री का हो गया, पावर प्लांट का हो गया, ड्रोन का हो गया, या ऐसी जो ऑटोमेटिक मशीनें हो गई, इन सारे का सारा रोबोट हो गए, इन सब के प्रोसेस को, ऑपरेशन को इस मैलिशियस प्रोग्राम या कोड के जरिए कंट्रोल करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, या उन्हें अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, एक मैलिशियस प्रोग्राम या कोड होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है, अगर वह कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, चाहे इंटरनेट से कनेक्टेड हो, चाहे वायर से कनेक्टेड हो, चाहे यूएसबी से कनेक्टेड हो, यहाँ से वहाँ आराम से डेटा जा सकता है, और एक वायरस जा सकता है और यह रेप्लिकेट कर सकता है, डेटा को चुरा सकता है, डेटा को करप्ट कर सकता है, डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ई कॉमर्स, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट और भी दुनिया भर की जो मशीन जो कंप्यूटर से चल रही हैं, सबको यह प्रभावित कर सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता लिखने की ज़रूरत है। अगला जो टॉपिक है हमारा ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस क्या होता है भैया? ओस्मोसिस के बारे में बस इतना समझिए कि दो तरह का सल्यूशन रखा हुआ है। यह दो तरह का, एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में हमने यह एक बर्तन ले लिया, ठीक है, यह एक बर्तन ले लिया। ओस्मोसिस यहां पे लिख लेते हैं, ओस्मोसिस का मतलब है कि हमने एक बर्तन ले लिया है, ठीक है, और बर्तन के बीच में हमने क्या किया है, बर्तन के बीच में हमने एक यह एक जो है सेमी परमिएबल, यानी कि इसे हम कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली रख दिया। यहां पे हम कह सकते हैं कि हमने कुछ खास तरह का लिक्विड रखा है, यहां पे खास तरह का लिक्विड है, ठीक है, इसमें भी खास तरह का लिक्विड है। लिक्विड का कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह के लिक्विड है, एक बहुत ही डाइल्यूट है और एक जो है बहुत ही कंसंट्रेटेड है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब डाइल्यूट लिक्विड से मॉलिक्यूल जो होते हैं वह ज़्यादा कंसंट्रेटेड लिक्विड की तरफ जाने लगते हैं, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ओस्मोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल across the semi permeable membrane from an area of lower concentration, solute concentration to the an area of higher solute concentration, ठीक है। तो यह क्या कर रहा है कि जो ये जो है लोअर कंसंट्रेशन ये क्या है, ये जो है हायर
सोल्यूट कंसंट्रेशन है। जैसे आपने यह लिया, पानी लिया, पानी के अंदर आपने एक किशमिश रख दिया, किशमिश के अंदर का जो मटेरियल है वो बहुत गाढ़ा है, बहुत ही हायर सल्यूट कंसंट्रेशन है, और यह पानी जो है, पानी के मॉलिक्यूल अंदर है, यह लोअर है। पानी जो भरा पड़ा है, ये एक किशमिश हमने रख दिया है, यह किशमिश है और उसे पानी में हमने डुबो दिया है। लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन, यानी पानी जो है यह बहुत ही डाइल्यूट है, इसका जो है कंसंट्रेशन बहुत कम है, और इसका जो है किशमिश के अंदर का देखेंगे तो किशमिश के अंदर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा मटेरियल भरा पड़ा है, सूख गया है, इसके अंदर का जो रस था जो था वो बहुत ही सूख गया, बहुत ही कंसंट्रेटेड, बहुत ही हाई कंसंट्रेटेड सल्यूट है। अब क्या होगा, रात भर आपने भिगो दिया, पानी जो है यहाँ से धीरे धीरे ये जो किशमिश की जो झिल्ली थी, ऊपर जो था सेमी परमेबल झिल्ली थी, उसको पार करके अंदर चला गया, और सुबह सुबह देखेंगे कि किशमिश हो या चना हो वो फूल जाता है। यह बेसिकली क्या है, ओस्मोसिस है। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन गो अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको क्रॉस करके कहाँ जाता है, हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन एरिया टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन एरिया, यानी कि सरल भाषा में हम कहें तो पतले से गाढ़े की तरफ जो होता है मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, उसी को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का सीधा सीधा मतलब है कि डाइल्यूट की तरफ से मॉलिक्यूल जो होते हैं वह गाढ़े की तरफ, कंसंट्रेटेड की तरफ जाएंगे, और बीच में क्या होता है, एक सेमी परमेबल झिल्ली होती है। बस इतना ही इसमें लिखना है कि जब किसी सेमी परमेबल झिल्ली को पार करके, सेमी परमेबल यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके मॉलिक्यूल जो होते हैं लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस या परासरण। यह एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत जो है हमारा डायलिसिस भी होता है, किडनी भी फंक्शन करती है। इसके बाद आ जाते हैं रेस्पायरेशन क्या होता है। रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूटकर एनर्जी बनाता है। बस हमको इतना ही लिखना है कि श्वसन जो होता है लिविंग की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। रेस्पायरेशन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। इन दिस प्रोसेस इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल टूटकर एनर्जी में बदल रहे हैं, तो कैटाबॉलिज्म। और जब मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो वह हो जाता है एनाबॉलिज्म। जैसे प्रोटीन का बनना, शरीर का ग्रोथ होना, यह एनाबॉलिज्म है। लेकिन खाने का पचना, श्वसन के जरिए ग्लूकोज का टूट के एनर्जी में बदलना, जहां पे टूट फूट हो रही है वहां पे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब काट दिया गया, काटने का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में होना। तो जहां पे मॉलिक्यूल टूटता है वो कैटाबॉलिज्म होता है। तो रेस्पायरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिज्म है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। इसे हिंदी में बोलते हैं अपचयन प्रोसेस है, अपचयन प्रक्रिया है, जिसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं ऑक्सीजन की मदद से टूट जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है और हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस प्रक्रिया को श्वसन बोला जाता है। लिविंग के द्वारा की गई एक ऐसी कैटाबोलिक respiration is a catabolic process in the living through which living burn या oxidize glucose and produce energy and carbon dioxide. This process is called respiration. अब respiration दो तरीके का होता है। एक होता है anaerobic respiration और एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन। यानी कि यह हो गया अनाक्सी श्वसन।
और ये होता है ऑक्सीशोषण। अनऑक्सीशोषण में जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस नगण्य होती है या होती ही नहीं है। जहां पे नो O2 हो, नो O2 ऑक्सीजन ना हो, अनऑक्सी या एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। और जहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है या ज़्यादा मात्रा में होती है वहां पे एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पायरेशन का एग्जाम्पल जैसे है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहां पे शुगर जो होता है वह टूटकर एथेनॉल में बदल जाता है और हमको और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कभी कभी आपसे और एरोबिक रेस्पायरेशन में यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगर मानव शरीर या लिविंग की बात करेंगे तो लिविंग के अंदर जो होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वह साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और ये कहाँ होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पायरेशन होगा और अनएरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, जहां पे ग्लूकोज जो होता है टूटकर पायरुविक एसिड में बदल जाता है, पायरुविक एसिड में बदलता है और 2 ATP एनर्जी पैदा होती है, वह एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अपने एंजाइम, और जो एक एनारोबिक रेस्पायरेशन से पायरुविक एसिड बनता है उसको लेकर माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर क्रिस्टी लेयर पर लाकर अपने एंजाइम के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करके 36 ATP 36 ATP एनर्जी बनाता है। तो इतने डिटेल में हमको नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है, रेस्पायरेशन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थ्रू विच लिविंग ऑक्सीडाइज ग्लूकोज एंड गेट प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड respiration. There are 2 type of respiration, anaerobic respiration and aerobic respiration. Anaerobic respiration means there is absence of oxygen. एंड इसमें क्या है? सेकेंड वन में एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना ही हमको लिखना है। इतना लिखने के बाद मुझे नहीं लगता और भी कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन जो है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं आप? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है किससे संबंधित होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है रिलेटेड होती है डेवलपमेंट से, मैनेजमेंट से, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से। किस चीज़ का मैनेजमेंट, डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बातें कर रहा है। ये कर रहा है कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों का जो मैनेजमेंट है, तमाम चीज़ों का जो कोऑर्डिनेशन है, तमाम चीज़ें जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं उनका जो है प्रबंधन है, उनका डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ें जो है कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कही जाती हैं, जहाँ पे हम कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़ी हुई दूसरी सारी चीज़ें जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है, इंटरनेट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पे हम इस सारी चीज़ों को हम दूसरे क्षेत्रों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बैंक को दूसरे बैंक से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम ई-कॉमर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बैठे जैसे शॉपिंग हो गई हमारी, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन सेल परचेज हो गया। यहाँ तक कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल इतना एडवांस हो चुकी है कि डॉक्टर घर बैठ के ही रोबोटिक सर्जरी कर सकता है। रोबोट को अपने यहाँ से बैठे बैठे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए रोबोट को हम कनेक्ट करके रोबोट से भी मनचाहा काम करवा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स मीन्स सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये सारे के सारे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए जाते हैं ई कॉमर्स में, इंडस्ट्रीज में, ऑनलाइन सेवाओं में, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, सारी जगहों पे, रोबोटिक्स में, ड्रोन में, एविएशन में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मुझे आप लोग समझ, एक लाइन में बस इतना ही लिखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी तकनीक जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगहों पर आधुनिक तरीके से या बहुत ही कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े नेटवर्क के माध्यम से पहुंचाने में सक्षम हो। और इसके सपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके सपोर्ट के लिए एक प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन का चैनल होता है,
फाइबर ऑप्टिक की केबल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे कोरिलेटेड होती हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर, और कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो दूसरी चीज़ें हैं, हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, सबको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड कर लेंगे। और कंप्यूटर से जुड़े हुए दूसरे जितने भी उसके सपोर्ट करने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्क सिस्टम हो गया, इन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट है। और इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से यह पॉसिबल हुआ कि आज ई कॉमर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, एविएशन हो गया, सर्विस सेक्टर होगा, हर चीज़ को एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट भी आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बुरी तरह से निर्भर करती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था रेस्पायरेशन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फॉर साइटेडनेस। इसी को बोला जाता है दूर दृष्टि दोष। एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों को अब थोड़ा सा ऐसे कॉमन अंग्रेजी के शब्दों को भी याद करना पड़ेगा। जैसे प्री के पेपर में था कि नाभिकीय संलयन शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, हर जगह न्यूक्लियर फ्यूजन शब्द इस्तेमाल किया था। तो जो लोग प्योर हिंदी में पढ़ते हैं ना, वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। लोग तो नाभिकीय संलयन पढ़कर आए थे। तो अब आपको ये जो है, आपको हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरपिया हो गया, यही जो है दूरदृष्टि दोष है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, हाइपरपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ये जो होता है बेसिकली आंखों की एक बीमारी होती है। आंखों की बीमारी में इसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दूर की चीजें साफ दिखती हैं। दूर की चीजें जो होती हैं, वह दूर की वस्तुएं जो होती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, और नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। ठीक है, यह रोग जो होता है, क्या होता है, यह होता है कि आंखों का जो गोलक होता है, आंखों की जो गोलाई होती है, उसमें बदलाव आ जाता है। लेंस जो होता है वह क्या होता है, लेंस जो होता है ज़्यादा फैल जाए, ऐसे केसेस में ऐसा देखने में आया है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे आंखों का रेटिना है, कोई भी इमेज जो होती है लेंस से जाने के बाद फोकस करके हमारे रेटिना पे ही इमेज को बनाती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो है रेज जो होती हैं फैल जाती हैं, इमेज जो होती है रेटिना के पीछे बनने लगती है। ठीक है, यही दिक्कत इसमें आती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए क्या किया जाता है, तो दूर में ऊ आया है तो ऊ से होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तल लेंस बोले तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल मतलब हो गया उठा हुआ, उठा होगा कॉन्वेक्स। अवतल मतलब होता है दबा हुआ, अवतल है, अवतल हिंदी में मतलब दबा हुआ है। तो इसे कॉनकेव, देखिए यहां से भी एक गुफा बन गई, केव बन गई, कैविटी बन रही है, यह कॉनकेव लेंस हो गया। और कॉन्वेक्स अपने आप जो होगा फिर यह वाला लेंस हो जाएगा जो दोनों तरफ से उठा हुआ होगा। यहां पे देखिए कैविटी बन गई, तो यह हो गया कॉनकेव, इसमें केव बन गया, यह कैविटी बन गई, केव से ही कैविटी आया, तो इसमें केव बन गया, तो यह लेंस कॉनकेव हो गया। और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरफ से, उत्तल लेंस दोनों तरफ से उठा होता है, और अवतल लेंस जो होता है दोनों तरफ से दबा हुआ, अवतल है दबा हुआ है। समझ गए लेंस का मतलब। अब यहाँ पे देखो हाइपरपिया, कोई है उसका पिया हाइपर हो गया तो कहाँ जाएगा, दूर चला गया नाराज हो गए, समझ गए। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर हुआ पिया, कहाँ चला गया, मेट्रो यानी कि मेट्रो शहर चला गया, दूर चला गया। तो यहाँ से हिंदी में समझिएगा कि दूर दृष्टि दोष को ही अगर आपको अंग्रेजी में पूछ दे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ऐसे पूछा जा सकता है, पूछा भी था। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन शब्द इस्तेमाल किया था, नाभिकीय संलयन शब्द यूज ही नहीं किया, हिंदी में भी नहीं किया, तो ऐसे पूछ सकता है कि हाइपरपिया क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिए दूर शब्द है तो दू में क्या होगा, उत्तल लेंस, दू
ऊ की मात्रा है तो ऊ से उत्तल लेंस, बाकी जो दूसरा बचा उसमें अवतल लेंस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना हो गया आपके लिए, काफ़ी है आज के लिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें अलग अलग पार्ट थे, जिसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो 2-2 4-4 लाइन लिखना है, बड़े इजीली लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टारगेट फॉर IQ का जो बैच है कल से शुरू हो रहा है, साइंस का बैच कल से ही शुरू हो रहा है, मैं ही पढ़ाऊंगा, आप लोग ज्वाइन करिए। आप लोगों को नंबर जो है, कॉन्टेक्ट नंबर साथ साथ कमेंट में यहाँ पर मिल ही जाएगा, या गूगल सर्च भी करेंगे तो टारगेट फॉर IQ मिल ही जाएगा आपको। यहाँ पे आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट फॉर IQ का ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे अभी हमारा नंबर भी आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा, तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस में ही पढ़ाऊँगा, पूरा का पूरा साइंस पढ़ाऊँगा। करीब करीब 150-200 टॉपिक होंगे ऐसे छोटे छोटे जो आमतौर पे खूब पूछे जाते हैं बिहार PCSJ में, उन्हीं पे फोकस करेंगे और समय के साथ 1 मंथ में सब कुछ कवर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।